क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, फिर भी मैं क्यों नहीं करता? हर सुबह हम कुछ नए गोल्स के साथ उठते हैं। आज से मैं जल्दी उठूंगा, अब से मैं अपना डाइट कंट्रोल में रखूंगा, इस बार एग्जाम की तैयारी आखिरी वक्त पर नहीं करूंगा। लेकिन फिर कुछ नहीं बदलता। सब कुछ जानते हुए भी हम वही पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को झकझोर देती है। आई नो वॉट टू डू, सो वाई डोंट आई डू इट, बाय डॉक्टर निक हॉल। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह हमारे अंदर छुपे उस संघर्ष की आवाज है जो हर दिन हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से रोकती है। डॉ निक हॉल एक न्यूरोसाइंटिस्ट हैं और उन्होंने डेकेड्स की रिसर्च के बाद जो इनसाइट्स इस किताब में दी हैं, वो हर उस इंसान के लिए हैं जो अपने अंदर एक बेहतर वर्जन को देखता है लेकिन हर बार उसे बाहर लाने में असफल हो जाता है। हम डिसिप्लिन को अक्सर एक पनिशमेंट की तरह देखते हैं। हम सोचते हैं कि सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद से हर खुशी छीन लेना, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई बंदिश नहीं बल्कि एक फ्रीडम है, वो फ्रीडम जो हमें हमारी ही लिमिटेशन से मुक्त करती है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब की एक एक लेयर को समझाएंगे, बिना किसी जटिल भाषा के, बिना बोरिंग फैक्ट्स के, सिर्फ उन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इमोशनल ट्रूथ्स के साथ जो आपके दिल को छू जाएं और आपको इंस्पायर करें एक्शन लेने के लिए। क्योंकि नॉलेज तभी काम की होती है जब वो एक्शन में बदले, और यही इस किताब की कोर फिलॉसफी भी है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो बार बार खुद से डिसअपॉइंट होते हैं, जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है लेकिन बार बार प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक मिरर है, एक ऐसा आईना जिसमें आप अपने पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और उन्हें बदलने की ताकत पा सकते हैं। यहां हम बात करेंगे स्ट्रेस और बिहेवियर के बीच के सटल रिश्ते की। हम जानेंगे कि कैसे हमारे छोटे डिसीजंस हमारे बड़े ड्रीम्स को साइलेंटली सैबोटाज कर रहे हैं और कैसे हम अपने ही ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, नॉट जस्ट टू नो बट टू डू। सो सिट बैक, रिलैक्स और खुद से एक बार फिर जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, एम्पावर्ड महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, ज्ञान और कर्म के बीच की खाई। कभी कभी हम सब उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें साफ साफ दिखता है कि रास्ता कौन सा लेना है। हमें पता होता है कि कौन सी आदत छोड़नी है, क्या नया शुरू करना है, कहां मेहनत लगानी है और किस चीज से दूर रहना है। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है। हमें यह भी मालूम होता है कि बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करने से हमारे सपने धीरे धीरे मरते जाते हैं, लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और नहीं करते जो करना चाहिए। एक युवा लड़का था, अर्जुन। वह जानता था कि उसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। किताबें उसकी मेज पर थीं, टारगेट्स लिखे हुए थे, सब कुछ प्लान किया हुआ था। लेकिन जैसे ही सुबह होती उसकी मोटिवेशन कहीं गायब हो जाती। वो उठता, फोन स्क्रॉल करता। एक और दिन यूं ही निकल जाता और हर रात बिस्तर पर लेटे हुए वो खुद से यही सवाल पूछता, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं क्यों नहीं करता? डॉक्टर निक हॉल ने इसी सवाल के पीछे छुपे मनोविज्ञान को समझाने की कोशिश की है। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर, लेकिन यह आधा सच है। असली शक्ति तब आती है जब ज्ञान को कार्य में बदला जाए, जब हम एक्शन लें। लेकिन यहां पर एक खाई है, एक गैप, जो हमारी सोच और हमारे कर्म के बीच है। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है। एक हिस्सा लॉजिकल होता है जो कहता है तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, वर्कआउट शुरू करना चाहिए, जंक फूड से दूर रहना चाहिए। लेकिन दूसरा हिस्सा जो इमोशनल है अक्सर ज्यादा ताकतवर होता है। जब हम थके होते हैं, परेशान होते हैं या डरते हैं, तो हमारा इमोशनल ब्रेन लॉजिकल ब्रेन पर हावी हो जाता है। असल में हम वो नहीं करते जो सही है, हम वो करते हैं जो उस पल में आरामदायक लगता है। और यहीं से शुरू होता है गिल्ट का सिलसिला, खुद को कोसने का, शर्म महसूस करने का और धीरे धीरे खुद पर से विश्वास उठने का। इस गैप को पाटने के लिए मोटिवेशन काफी नहीं है। एक वायरल कोट या इंस्टाग्राम रील देखकर आपको मोमेंटरी बूस्ट तो मिल सकता है, लेकिन जब असली डिसीजन लेने का वक्त आता है तो इमोशन फिर से लॉजिक को हराने लगता है। डॉक्टर निक हॉल ने अपनी न्यूरोसाइंस रिसर्च के जरिए बताया है कि यह गैप बायोलॉजिकल है, हमारी बॉडी और ब्रेन की वायरिंग का हिस्सा है।
और इसका मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं या निकम्मे हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी इनर प्रोग्रामिंग को फिर से समझना और रीवायरिंग करना होगा। जब अर्जुन ने अपने दिन की शुरुआत फोन से नहीं बल्कि 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग से की, जब उसने खुद से पूछा, मैं आज अपने भविष्य के लिए क्या छोटा कदम उठा सकता हूं, तब चीजें धीरे धीरे बदलने लगीं। उसने ये नहीं सोचा कि उसे 1 हफ्ते में सिलेबस खत्म करना है, बल्कि सिर्फ आज का एक हिस्सा पकड़कर उस पर ध्यान देना शुरू किया। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। हर कोई अर्जुन की तरह लड़ रहा है खुद से। यह किताब हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे उस अंदरूनी लड़ाई में खुद को जीतने की ताकत दी जाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खुद से कहें, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, तो एक पॉज लें, सोचें कि किस इमोशन ने आपको रोका है और फिर उसे चुनौती दें। क्योंकि असली सेल्फ डिसिप्लिन डर को पहचानने और उस पर कदम रखने में है। चैप्टर 2, छुपा हुआ दुश्मन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बहुत जरूरी करना चाहते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, कोई बड़ा फैसला लेना या कोई पुरानी बुरी आदत छोड़ना, लेकिन आपका शरीर और मन जैसे अंदर से विरोध करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको पीछे खींच रही हो? वो ताकत है स्ट्रेस, यानी तनाव, जो बाहर से नहीं अंदर से हमला करता है। एक लड़का था अर्जुन, पढ़ाई में तेज, सोचने में गंभीर और सपने बड़े। हर दिन वो खुद से वादा करता, आज से मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, आज से मैं अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखूंगा। लेकिन जैसे ही वो किताब खोलता, कुछ ही देर में उसका दिमाग भटकने लगता। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी भूख का बहाना और कभी बेवजह की थकान। वो जानता था कि क्या करना है, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसे खुद से चिढ़ होने लगी थी। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मुझसे क्यों नहीं होता? असल में अर्जुन की प्रॉब्लम उसकी इच्छा शक्ति नहीं थी। उसका असली दुश्मन था क्रॉनिक स्ट्रेस, जो चुपचाप उसके दिमाग और शरीर को कंट्रोल कर रहा था। जब हमारा शरीर बार बार तनाव की स्थिति में होता है तो वह सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और सर्वाइवल मोड में इंसान एक्शन नहीं लेता, सिर्फ बचने की कोशिश करता है। हमारा ब्रेन उस एनर्जी को क्रिएटिव कामों, लर्निंग और फोकस से हटाकर सिर्फ चिंता, डर और थकान में झोंक देता है। स्ट्रेस धीरे धीरे हमारी सोचने की ताकत को कमजोर करता है। हम डिसीजन लेने में हिचकिचाने लगते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा स्वभाव बन जाता है। डॉक्टर निक हॉल बताते हैं कि स्ट्रेस कोई इमोशनल कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। एक ऐसी स्थिति जहां हमारा नर्वस सिस्टम बार बार वार्निंग सिग्नल्स भेजता है कि हम खतरे में हैं, भले ही वो खतरा असली ना हो। सोचिए, जब आप किसी काम को टालते हैं तो क्या सच में आप आलसी हैं, या फिर आपके अंदर का स्ट्रेस आपको पैरालाइज्ड कर रहा है? आपका दिल कहता है यस आई कैन, लेकिन आपका दिमाग विस्पर करता है व्हाट इफ आई फेल अगेन। स्ट्रेस हमारी सेल्फ डिसिप्लिन को नहीं मारता, वो उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं। थोड़ा स्ट्रेस तो चलता है, हम खुद को समझाते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रेस ही धीरे धीरे एक इनविजिबल पॉइजन बन जाता है, जो हमारी एनर्जी, मोटिवेशन और फोकस को खा जाता है। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण है। जैसे स्ट्रेस एक प्रोसेस है, वैसे ही उससे निकलना भी एक प्रोसेस है। अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारा मन और शरीर क्यों रेजिस्ट कर रहा है, तभी हम अपने पैटर्न्स को बदलने की ताकत पा सकते हैं। डॉक्टर निक हॉल की न्यूरोसाइंस रिसर्च ये साबित करती है कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई मॉरल क्वालिटी नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजिकल स्टेट पर निर्भर करता है। जब आप खुद को बार बार टालते हुए पाते हैं तो खुद से नफरत मत करिए, बल्कि पॉज लीजिए और अपने अंदर के स्ट्रेस को पहचानिए। क्योंकि एक बार जब आप इस हिडन एनिमी को पहचान लेते हैं, तब आप उसे हराने की तैयारी में लग जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी सिर्फ विल पावर की नहीं है, यह एक डीप हीलिंग की प्रक्रिया है, जहां आप खुद को समझते हैं, स्वीकारते हैं और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हैं। चैप्टर 3, भावनात्मक नियंत्रण की कमी। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक अंदरूनी ताकत आपको रोक देती है, जैसे किसी गहरी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप सोचते हैं, प्लान करते हैं, खुद से वादे करते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ होता है और आप उसी आदत में लौट जाते हैं जिससे आप भागना चाहते हैं। ये कोई बाहरी रुकावट नहीं होती, ये होती है हमारी खुद की अनकंट्रोल्ड इमोशंस। इंसान एक लॉजिक ड्रिवन प्राणी नहीं है,
वह इमोशन ड्रिवन है। हम चाहे जितना भी सोच लें कि हम अपने डिसीजंस को फैक्ट्स और रीजन से लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमारे डिसीजंस का ज्यादातर हिस्सा हमारे भावनात्मक अनुभवों से संचालित होता है। डर, शर्म, गिल्ट, असुरक्षा और कभी कभी बचपन के अनुभव, ये सभी हमारे आज के चॉइसेस पर असर डालते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा स्कूल में किसी काम के लिए बार बार डांट खाता है तो वह उस काम से धीरे धीरे बचने लगता है। वही पैटर्न हम बड़ों में भी रहता है। किसी ने आपको किसी भीड़ में बोलने पर शर्मिंदा किया हो तो अब आप पब्लिक स्पीकिंग से दूर भागते हैं। यह अवॉइडेंस एक इमोशन ड्रिवन रिस्पॉन्स है, न कि लॉजिकल डिसीजन। हमारी इमोशंस लाइटनिंग स्पीड से एक्टिवेट होती हैं। हमारी सोच उससे बहुत पीछे रह जाती है। इसलिए जब भी आप किसी टास्क को टालते हैं, जैसे जिम जाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना या सुबह जल्दी उठना, तो उसका कारण यह नहीं होता कि आपको उसका महत्व समझ नहीं आता, बल्कि आपकी कोई इंटरनल इमोशन उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है। डॉक्टर निक हॉल इस बात को न्यूरोसाइंस के नजरिए से समझाते हैं कि जब हमारी भावनाएं अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं तो हमारा मस्तिष्क, विशेष रूप से अमिग्डाला, चेतावनी की घंटी बजा देता है। और जब अमिग्डाला सक्रिय हो जाता है तो हमारी लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्पररीली इनएक्टिव हो जाती है। यही कारण है कि हम कई बार इरेशनल तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे ही कोई स्ट्रेस ट्रिगर होता है, हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। हम या तो उस काम से भाग जाते हैं या फिर फ्रस्ट्रेशन में कुछ और उल्टा कर बैठते हैं। और यह सब इतनी जल्दी होता है कि हमें खुद समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मगर बात यहीं खत्म नहीं होती। भावनाओं को कंट्रोल करना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। असल में इमोशनल मास्टरी ही सेल्फ डिसिप्लिन की असली कुंजी है। और यह तब संभव है जब हम इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें एक्सेप्ट करें और धीरे धीरे उन्हें रीफ्रेम करना सीखें। मान लीजिए कि आप रोज सुबह अलार्म बजते ही स्नूज कर देते हैं। आप जानते हैं कि देर से उठने से दिन खराब होता है, फिर भी आप वही करते हैं। इसका कारण केवल आलस नहीं है, बल्कि उस क्षण में आप कंफर्ट और अवॉइडेंस की इमोशन को चुनते हैं, ना कि डिस्कंफर्ट और डिसिप्लिन को। कंफर्ट हमारे लिए एडिक्टिव होता है और इमोशंस उसे प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुराने अनुभवों के आधार पर इमोशनल एसोसिएशंस बन जाती हैं। अगर आपने किसी काम को करते हुए पहले कभी इंसल्ट या फेलियर झेला हो, तो आपका मन अब उससे नेचुरली डरने लगेगा। यह डर अक्सर इतना सटल होता है कि हमें समझ ही नहीं आता कि वो डिसीजन हमारा नहीं, बल्कि हमारे अनहील्ड इमोशंस का है। इमोशनली डिसिप्लिन्ड इंसान वो नहीं है जिसे कोई इमोशन नहीं होता, बल्कि वो है जो अपने इमोशंस को पहचान कर सही समय पर उन्हें रेगुलेट करना जानता है। तो अगली बार जब आप कुछ जरूरी काम को टालें या अचानक किसी चीज से घबरा जाएं, तो खुद से यह सवाल कीजिए, क्या यह फैसला मैं ले रहा हूं या मेरी कोई दबाई हुई भावना? यही सेल्फ अवेयरनेस पहला कदम है सेल्फ मास्टरी की ओर, क्योंकि आखिर में खुद पर जीत पाने का रास्ता अपने भावों की गहराई को समझे बिना नहीं निकलता। चैप्टर 4, मस्तिष्क, रसायन और अनुशासन का रिश्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कोई काम करने का संकल्प लेते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, जिम जाना या पढ़ाई में मन लगाना, तो हमारे अंदर कुछ ही पलों में क्यों बदलाव आ जाता है? पहले एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, एक पैशन, एक क्लियरली इमेजिन्ड गोल, लेकिन फिर अचानक से ही वो एनर्जी धीमी पड़ जाती है और हम खुद से कहते हैं, यार कल से पक्का। कभी आपने महसूस किया है कि किसी दिन बिना किसी रीजन के आप सुपर मोटिवेटेड होते हैं और किसी दिन बहुत कोशिश के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? जवाब सीधा है, आपके मस्तिष्क में बनने वाले केमिकल्स यानी ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से। हमारा दिमाग एक बेहद कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल लैब है। यहां हर इमोशन, हर डिसीजन, हर थॉट के पीछे कोई ना कोई केमिकल जिम्मेदार होता है। और जब बात सेल्फ डिसिप्लिन की आती है तो यह कहानी और भी रोचक हो जाती है। डोपामिन, यह नाम आपने जरूर सुना होगा। यही वो केमिकल है जो हमें एक्साइटमेंट और रिवॉर्ड का एहसास कराता है। जब भी आप कोई टास्क पूरा करते हैं या कोई काम करते हैं जिससे आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फेवरेट स्नैक खाना या किसी वीडियो को बिंज वॉच करना, तब आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और कहता है, वाह ये तो मजा आ गया, दोबारा करो। यही डोपामिन का ट्रिक है। वो आपको उन कामों की तरफ खींचता है जिनमें तुरंत आनंद मिलता है, भले ही वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के खिलाफ क्यों ना हो। अब सोचिए, आप डिसाइड करते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट करना है। उस समय कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिखता,
सिर्फ दर्द और मेहनत नजर आती है और आपका दिमाग डोपामिन के लिए रोता है, उसे तो कुछ मजेदार चाहिए। ऐसे में डिसिप्लिन की लड़ाई शुरू होती है। सेल्फ डिसिप्लिन कोई नैतिक गुण नहीं है, यह एक न्यूरोकेमिकल बैटल है, एक ऐसा संघर्ष जो रिवॉर्ड सीकिंग ब्रेन और गोल ड्रिवन माइंड के बीच चलता है। और जो इंसान इस लड़ाई को समझ गया वो अपने व्यवहार पर नियंत्रण पा सकता है। कहानी को समझने के लिए एक सच्चा उदाहरण लेते हैं। रोहित नाम का एक लड़का जो हर बार रेजोल्यूशंस बनाता, अब से जंक फूड बंद, अब से पढ़ाई में फोकस करूंगा, लेकिन एक हफ्ते में ही सब टूट जाता। जब उसने खुद को समझने की कोशिश की तब उसने जाना कि असल में उसे खाने की लत नहीं थी, उसे डोपामीन की लत थी, वो तुरंत मिलने वाली खुशी की आदत। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने हर छोटे टास्क पर खुद को छोटे रिवॉर्ड्स देने शुरू किए। पढ़ाई के बाद 10 मिनट का म्यूजिक, 1 घंटे की मेहनत के बाद अपना पसंदीदा ड्रिंक, और धीरे धीरे उसके दिमाग ने डिसिप्लिन को डोपामीन से जोड़ना शुरू कर दिया। डॉक्टर निक हॉल का संदेश यही है, अगर आप डिसिप्लिन को सिर्फ मैं करूंगा कहकर लाना चाहते हैं तो आप हार मानने के करीब हैं। आपको अपने दिमाग को हैक करना होगा। मोटिवेशन फेड हो सकता है, विल पावर कमजोर पड़ सकती है, लेकिन जब आप अपने ब्रेन केमिस्ट्री को समझ लेते हैं तब आप अपने ही अंदर से ताकत निकाल सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ नियत से नहीं आता, वह आपके शरीर के अंदर चल रही इनविजिबल केमिस्ट्री से आता है। और जिस दिन आपने इस केमिस्ट्री को अपने पक्ष में मोड़ लिया, उसी दिन आप वो कर पाएंगे जो आज तक टालते आ रहे हैं। तो अगली बार जब आप खुद से कहें मुझे पता है कि क्या करना है लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रहा, तो अपने आप से सवाल करें, क्या मेरा दिमाग उसी काम को रिवॉर्ड की तरह देख रहा है या उसे पनिशमेंट लग रहा है? क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जब आप अपने दिमाग को समझना शुरू करते हैं। चैप्टर 5, सीखी हुई बेबसी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हम हर कोशिश कर चुके होते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और फिर धीरे धीरे मान लेते हैं कि शायद हमारे बस में कुछ नहीं है। फिर चाहे कोई कितना भी कहे तू कर सकता है, तो बस एक बार और कोशिश कर, हमारा दिल जवाब देता है नहीं हो पाएगा। यही है सीखी हुई बेबसी, लर्नड हेल्पलेसनेस। सोचिए, एक हाथी जो बचपन में एक छोटी सी रस्सी से बांध दिया गया था, उसने कई बार उसे तोड़ने की कोशिश की, हर बार नाकाम रहा। और जब वो बड़ा और ताकतवर हो गया तब भी वो उसी रस्सी से बंधा रह गया, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि मैं इससे कभी नहीं छूट सकता। अब वो रस्सी उसकी शारीरिक ताकत को नहीं बल्कि मानसिक कैद को दर्शाती है। हम इंसानों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम बार बार किसी चीज में फेल होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, हेल्थ हो या पढ़ाई, तो हमारे अंदर एक इनविजिबल बिलीफ बन जाता है, मैं बदल नहीं सकता, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। और यहीं पर हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हमें लगता है कि हम बस उतना ही डिजर्व करते हैं जितना हमें मिला है। कोशिश करना बेकार लगता है और हम अपने कंफर्ट जोन में घुट घुट कर जीना सीख लेते हैं। डॉक्टर निक हॉल इस दर्द को साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं। उन्होंने रिसर्च में पाया कि जब किसी को बार बार हेल्पलेस सिचुएशंस का सामना कराना पड़े, जैसे रिपीटेड फेलियर्स, रिजेक्शन या पेन, तो वो इवेंचुअली लर्न कर लेता है कि उसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें फंसने के बाद इंसान धीरे धीरे अपनी इच्छा शक्ति खोने लगता है। लेकिन यहां एक बात बेहद जरूरी है समझना, यह बेबसी असली नहीं है, यह सीखी हुई है। यानी अगर इसे सीखा गया है तो इसे अनसीखा, अनलर्न भी जा सकता है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलते तब तक कोई बाहरी बदलाव स्थायी नहीं होता। और यह बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां हम खुद को दोबारा उठाते हैं, जहां हम हार मान चुके दिमाग से कहते हैं मैं फिर से कोशिश करूंगा और इस बार हार नहीं मानूंगा। बहुत से लोग खुद को गलत साबित करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर फिर से फेल हो गए तो, अगर लोग हंसे तो, अगर फिर से वही दर्द हुआ तो। लेकिन सोचिए, क्या उस दर्द में जीना बेहतर है जो हम हर दिन अपनी लिमिटेशंस के साथ जीते हैं, या उस डर को पार करना जो शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल दे? सेल्फ डिसिप्लिन तभी शुरू होता है जब हम अपनी मेंटल वॉल्स को तोड़ते हैं। हम जब खुद को यह एहसास दिलाते हैं कि मैं आज जो हूं वह मेरे कल का पैमाना नहीं है। हमारे पास्ट फेलियर्स हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करते अनलेस हम उन्हें अलाउ करें। हमें यह समझना होगा कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में है। और जब हम अपनी सीखी हुई बेबसी को पहचान लेते हैं
और उसके खिलाफ कदम उठाते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तो अगर आप बार बार कोशिश करके थक चुके हैं, अगर आपको लगने लगा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इस वीडियो को अपनी इनर वॉइस मानिए। वो वॉइस जो कह रही है, तुम कर सकते हो, तुम पहले भी गिर चुके हो, लेकिन अब उठने की बारी है। क्योंकि जो बेबसी हमने सीखी है, उससे आज हम आजादी भी सीख सकते हैं। चैप्टर 6, अवचेतन मन का पुनः प्रोग्रामिंग। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, अपने अंदर, अपने आसपास, अपनी आदतों में, लेकिन कोई अदृश्य दीवार है जो आपको रोकती है। आप जानते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, आपको जंक फूड से दूर रहना चाहिए, आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं। और हर बार जब आप ये नहीं कर पाते, तो आपको लगता है कि शायद आप में कुछ कमी है, शायद आप कमजोर हैं, शायद आपकी इच्छा शक्ति बहुत छोटी है। पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। सच्चाई यह है कि वो दीवार जिसके पार आप जाना चाहते हैं, वो बाहर नहीं, आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के भीतर खड़ी है। इमेजिन कीजिए एक आइसबर्ग को। ऊपर पानी के ऊपर जो दिखाई देता है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो विशाल हिस्सा पानी के नीचे छुपा हुआ है, वो है हमारा सबकॉन्शियस। और हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय होती है उसी नीचे छुपे हिस्से से। मान लीजिए एक लड़का है, राज को बचपन से हर बार यही सुनने को मिला कि तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू हमेशा आलसी रहा है। अब जब राज बड़ा होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। वो किताबें पढ़ता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, प्लान्स बनाता है, लेकिन जैसे ही एक्शन लेने का समय आता है, वो फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड तो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस उसे खींचकर पीछे ले आता है, एक इनविजिबल रोप की तरह। हमारा अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह होता है। ये हर वो बात, हर वो अनुभव, हर वो दर्द जो हमने अनजाने में झेला है, अपने अंदर कैद करके रखता है। और जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो ये पुरानी प्रोग्रामिंग हमें रोकने लगती है। जैसे कोई अनदेखी आवाज कह रही हो, तू ये नहीं कर पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये प्रोग्रामिंग परमानेंट नहीं है। जैसे एक पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा सकता है, वैसे ही हम भी अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है अवेयरनेस से। जब हम अपनी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान लेते हैं, तो वो हमें कंट्रोल करना छोड़ देती हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं हमेशा असफल होता हूं, सिर्फ एक पुराना थॉट पैटर्न है, न कि कोई सच्चाई, तभी हम उसे बदलने की ताकत पा लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन सिर्फ कुछ फैंसी कॉन्सेप्ट्स हैं, पर सच तो ये है कि यही वो टूल्स हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को दोबारा प्रोग्राम करने में मदद करते हैं। जब आप बार बार खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं बदलाव ला सकता हूं, तो आप अपने दिमाग के वायरिंग को नया रूप दे रहे होते हैं। सोचिए अगर बचपन में राज को हर बार यह कहा जाता कि तू बहुत समझदार है, तेरे अंदर बहुत दम है, तू जो चाहे वो कर सकता है, तो आज उसकी सोच कितनी अलग होती। पर अगर उसे वो सब नहीं मिला तो क्या हुआ? अब जब वो बड़ा हो गया है, तो उसके पास एक मौका है खुद को फिर से बनाने का, अपने दिमाग के उस अंधेरे कोने में रोशनी ले जाने का, जहां अब तक सिर्फ डर और डाउट छिपा था। और यही बदलाव आप भी ला सकते हैं। अगर आप आज तक बार बार फेल हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी सक्सीड नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तक आपके सबकॉन्शियस में वही पुराने डर और धारणाएं बैठी हुई हैं। उन्हें बदलना मुश्किल हो सकता है, पर नामुमकिन नहीं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना शुरू करते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। आपके फैसले बदलते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदलती हैं, आपकी हैबिट्स बदलती हैं, और धीरे धीरे आप वो इंसान बनने लगते हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे। यह कोई जादू नहीं है, यह साइंस है। और जब साइंस को ह्यूमन इमोशन के साथ जोड़ा जाता है, तब मिरेकल्स होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को सैबोटेज करते हुए पकड़ें, तो खुद से यह जरूर पूछिए, क्या यह मेरा फैसला है या मेरी पुरानी प्रोग्रामिंग? क्योंकि आप सिर्फ वही नहीं हैं जो अभी आप देख रहे हैं, आप वो भी हैं जो आप बन सकते हैं। बस जरूरत है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की जो सालों से बिना आपकी इजाजत के आपकी जिंदगी चला रहा है। अब वक्त है कि आप उस इनविजिबल दीवार को गिराएं और आगे बढ़ें, खुद की तरफ, अपने बेहतर वर्जन की तरफ। चैप्टर 7, आदतों का चक्र तोड़ना।
क्या आपने कभी गौर किया है कि हम हर सुबह उठकर लगभग वही काम करते हैं, वही रास्ते चलते हैं, वही डिसीजंस लेते हैं और फिर दिन के अंत में खुद से यही सवाल करते हैं, मैं अपनी आदतें क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? राहुल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह एक पैशनेट इंसान था, बड़े सपने थे उसके, एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करने का, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का। हर सोमवार वह नए संकल्प के साथ उठता, अब की बार देर तक नहीं सोऊंगा, आज से जंक फूड बंद, कल से जिम पक्का। लेकिन 2-3 दिन में ही सब ढीला पड़ जाता, फिर गिल्ट, फिर रिग्रेट और फिर वही पुराना पैटर्न। राहुल अकेला नहीं है, हम सबके अंदर एक हैबिट लूप चलता रहता है, एक ऐसा लूप जो हमारी सोच, भावनाओं और एक्शंस को रोज रिपीट करता है बिना हमारी कॉन्शियस अनुमति के। यह लूप 3 हिस्सों से बना होता है: क्यू संकेत, रूटीन आदत और रिवॉर्ड इनाम। और जब तक हम इस लूप को पहचान कर तोड़ते नहीं, तब तक कोई भी बदलाव टेम्पररी ही रहेगा। मान लीजिए आप ऑफिस से थक कर आते हैं, दिमाग बोझिल है, तनाव है, क्यू है थकान। आप सीधे फ्रिज खोलते हैं, एक कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं या चिप्स का पैकेट, ये बन जाती है रूटीन। और फिर आता है रिवॉर्ड, थोड़ी राहत, थोड़ी तसल्ली। आपका ब्रेन इस रिवॉर्ड को पसंद करता है और धीरे धीरे इस लूप को परमानेंट बना देता है। और आप कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। दरअसल हमारा दिमाग कंफर्ट को पसंद करता है और वो पैटर्न्स जिन्हें पहचानता है उन्हें बार बार दोहराना चाहता है। जब हम कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो हम ब्रेन की इस कंफर्ट जोन से लड़ रहे होते हैं और यहीं असली लड़ाई शुरू होती है। पर अच्छी खबर यह है कि हैबिट्स को बदला जा सकता है, लेकिन उनका विरोध करने से नहीं, बल्कि उन्हें स्मार्ट तरीके से रिप्लेस करने से। अपने क्यू को पहचानो, लेकिन रूटीन बदल दो और रिवॉर्ड वैसा ही रहने दो। यही बदलाव की असली शुरुआत है। राहुल ने जब इस बात को समझा तो उसने कोल्ड ड्रिंक के बजाय लेमन वाटर को रूटीन में शामिल किया, लेकिन रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हुए, जो उसके लिए सेम रिवॉर्ड लाता था, मेंटल रिलीफ। धीरे धीरे बिना जबरदस्ती किए उसकी आदतें बदलने लगीं। अब वो गिल्ट के बजाय कंट्रोल में था। हैबिट चेंज का मतलब ये नहीं कि आप एक रात में सुपर हीरो बन जाएंगे, इसका मतलब है अवेयरनेस। हर बार जब आप कोई पुराना पैटर्न दोहराने लगें तो पॉज करें और अपने आप से पूछें, क्या यही मुझे मेरी डिजायर्ड लाइफ की ओर ले जा रहा है? आपकी आदतें आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। जब आप उन्हें बदलते हैं तो आप खुद को बदल रहे होते हैं। आप सिर्फ एक बेटर वर्जन नहीं, एक स्ट्रॉन्गर और क्लियरर वर्जन बनते हैं। इस जर्नी में सबसे जरूरी है सेल्फ कंपैशन। खुद को ब्लेम करने की बजाय समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हैबिट्स बदलने के लिए आपको सिर्फ विल पावर नहीं, एक इमोशनल रीजन चाहिए। एक ऐसा रीजन जो आपके दिल को छू जाए, जो आपके क्यों को जिंदा रखे। आखिर में यह मत भूलिए कि आपकी आदतें पत्थर की लकीर नहीं हैं। आप उन्हें बदल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। बस शुरुआत कीजिए, अवेयरनेस से, एक छोटी जीत से और खुद पर भरोसे से। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि क्या मैं बदल सकता हूं, सवाल सिर्फ इतना है, क्या मैं बदलना चाहता हूं। चैप्टर 8, छोटी जीत बड़ा बदलाव। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में असली बदलाव अचानक किसी बड़ी मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आता है। बहुत से लोग हर दिन जागते हैं एक नई उम्मीद के साथ, आज मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन कुछ घंटे बाद वही पुरानी आदतें, वही पुरानी सोच और वही पुरानी हार सब फिर से लौट आती है। आप जिम का मेंबरशिप लेते हैं, पहला दिन बड़ा एनर्जेटिक लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो जोश कहीं खो जाता है। आप अपने लिए एक नया शेड्यूल बनाते हैं, अर्ली मॉर्निंग रूटीन, स्टडी आवर्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन कुछ ही समय में वो पेज आपके डायरी में एक और भूला हुआ हिस्सा बनकर रह जाता है। अब सोचिए, क्या वजह है कि हम बार बार कोशिश करते हैं फिर भी चेंज नहीं आता? जवाब बहुत सिंपल है, हम बड़े बदलाव की तलाश में छोटे जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इंसान का दिमाग इंस्टेंटली ग्रेटिफिकेशन चाहता है। हम चाहते हैं कि आज कुछ करें और कल उसका रिजल्ट दिखे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल, वो एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, न कि कोई इंस्टेंट मिरेकल। जब कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है, लेकिन हर बार उसकी मां ताली बजाकर कहती है, वाह बहुत अच्छा किया।
वो बच्चा हर गिरने के बाद फिर से उठता है, क्योंकि वो छोटी जीतें उसकी एनर्जी बन जाती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन भी कुछ ऐसा ही है। जब आप एक दिन डिस्ट्रैक्शन के बिना पढ़ाई करते हैं, जब आप एक मील हेल्थी खाते हैं, जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, वो सब बड़ी बात है। शायद किसी को दिखे नहीं, लेकिन आपका दिमाग उन छोटी जीतों को फील करता है। हर बार जब आप खुद से किया गया एक छोटा वादा निभाते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज भेजते हैं, आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ। और यही ट्रस्ट, वही कंसिस्टेंसी आपको वहां तक ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 8% बेटर हो रहे हैं, सिर्फ 8%। शायद आज आपने सिर्फ सुबह जल्दी उठने की कोशिश की और कल अपने फोन को 1 घंटे बाद टच किया। ये बहुत छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही 8% इंप्रूवमेंट्स जब लगातार होते हैं तो वो कंपाउंड होकर आपको उस जगह ले जाते हैं जहां मोटिवेशन भी आपको नहीं पहुंचा सकती। आपने कभी नोटिस किया है कि कोई माउंटेन क्लाइंबर एकदम पीक पर नहीं पहुंचता? वो पहले बेस कैंप तक जाता है, फिर अगला कैंप, फिर एक्लाइमेटाइजेशन, और एक दिन समिट करता है। और जब वो समिट करता है, तब असली क्रेडिट सिर्फ उस फाइनल मोमेंट को नहीं, बल्कि उन हजारों छोटे कदमों को जाता है जो उसने हर दिन कंसिस्टेंसी से उठाए। चेंज हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, लेकिन यह हमेशा पॉसिबल होता है। पर इसके लिए हमें उस माइंडसेट को बदलना होगा जो कहता है, जब तक सब कुछ नहीं बदलता तब तक कुछ भी नहीं बदला। हमें सीखना होगा, जब कुछ बदलता है वही सब कुछ बदलने की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप अपने अंदर बदलाव लाने की सोचें, तो खुद से ये ना कहें कि अभी तो कुछ खास नहीं किया मैंने, बल्कि खुद से कहें, आज मैंने खुद को हारा नहीं, यही सबसे बड़ी जीत है। और यही छोटी जीतें एक दिन आपके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाएंगी, क्योंकि असली शक्ति किसी एक बड़े कदम में नहीं, बल्कि रोज के छोटे छोटे स्टेप्स में छिपी होती है। और जब आप उन स्टेप्स को सेलिब्रेट करना सीख जाते हैं, तो आप न सिर्फ अपनी लाइफ बदलते हैं, आप खुद को बदलते हैं। चैप्टर 9, अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने फोकस्ड कैसे रहते हैं? वो कैसे हर दिन समय पर उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, हेल्थी खाना खाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हैं और अपने गोल्स के लिए लगातार मेहनत करते हैं, जबकि बाकी लोग हर दिन कल से शुरू करूंगा कहकर रुक जाते हैं। टीस्टो में रुके इंडेरिटेरियन है। असल में फर्क सिर्फ नॉलेज या मोटिवेशन का नहीं है, फर्क है डिसिप्लिन का। और वो भी ऐसा डिसिप्लिन जिसे लोग एक सुपर पावर समझते हैं, लेकिन दरअसल ये एक मसल की तरह है। सोचिए, अगर आप जिम में पहली बार जाएं और 50 किलो का वजन उठाने की कोशिश करें, तो क्या आप उठा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और अगर आप रोज 5-5 किलो उठाना शुरू करें, तो क्या कुछ हफ्तों बाद 50 किलो उठाना आसान लगने लगेगा? जरूर। यही होता है अनुशासन के साथ भी। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है और न ही कोई जन्मजात ताकत। यह एक आदत है जो धीरे धीरे छोटी छोटी कोशिशों से मजबूत होती है। जब आप खुद को छोटे छोटे डिसीजंस में कंट्रोल करना शुरू करते हैं, जैसे समय पर उठना, बिना स्क्रॉल किए फोन को एक तरफ रखना, खाने में जरा सा संयम रखना, तो आप अपने भीतर की उस मांसपेशी को एक्टिव कर रहे होते हैं जो हर बार पहले हार मान लेती थी। निक हॉल न्यूरोसाइंस की गहराई से यह बात समझाते हैं कि हमारा दिमाग बहुत अडेप्टिव होता है। वह उसी दिशा में इवॉल्व करता है जिस दिशा में हम उसे बार बार पुश करते हैं। जब हम डिसिप्लिन को डेली प्रैक्टिस बनाते हैं, तो हमारा माइंड उस स्ट्रेस से निपटना सीख जाता है जो हमें डिस्ट्रैक्शंस की ओर खींचता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बॉडी टफ वर्कआउट्स के बाद और ताकतवर हो जाती है। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप कोई एक अच्छा काम करते हैं, जैसे सुबह अलार्म पर उठ जाना, तो दिन भर आपको एक सटल कॉन्फिडेंस मिलता है। ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं। और जब आप एक भी गलत डिसीजन लेते हैं, जैसे प्रोक्रेस्टिनेट करना, तो गिल्ट, शर्म और खुद से नाराजगी पूरे दिन पीछा नहीं छोड़ती। यही पैटर्न हमें बनाता है और यही पैटर्न हमें तोड़ता भी है। एक छोटा सा लड़का था जो हर चीज में हार मान जाता था, पढ़ाई, खेल, दोस्ती, सब में। लेकिन उसके कोच ने उसे रोज सिर्फ एक चीज दी, सुबह 5 बजे मैदान पर आना। वो लड़का कुछ दिन तो हारा, देर से पहुंचा, कई बार आया ही नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने समय पर आना शुरू किया। उसके एक्शंस में कंसिस्टेंसी आई और फिर उसके जीवन में भी। उस लड़के ने खुद पर विश्वास करना सीखा, क्योंकि वो हर दिन एक छोटी जीत जीतने लगा था। वो लड़का आगे चलकर नेशनल लेवल का खिलाड़ी बना। अब सोचिए, क्या वो कोच ने उसे जादू सिखाया था? नहीं,
उसने सिर्फ उसकी डिसिप्लिन की मसल को ट्रेन करवाया। हम सभी के अंदर वो मसल है, लेकिन कुछ लोग उसे डेली यूज करते हैं और कुछ लोग बस मोटिवेशनल वीडियोस देखकर छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन कोई भारी शब्द नहीं है, यह एक रोज का चुनाव है। डू आई चूज कंफर्ट और कमिटमेंट? और हर बार जब आप कमिटमेंट चुनते हैं, आप उस मांसपेशी को थोड़ा और मजबूत कर लेते हैं। जब भी आप हार मानने वाले होते हैं, वहीं से असली ट्रेनिंग शुरू होती है। याद रखिए, आपकी इच्छा शक्ति लिमिटेड है, लेकिन आपकी डिसिप्लिन मसल लिमिटलेस हो सकती है। अगर आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करें, तो अगली बार जब आप खुद से कहें मुझे करना चाहिए, तो उसी वक्त उठिए और कर डालिए, क्योंकि आप सिर्फ कुछ कर नहीं रहे होंगे, आप खुद को बदल रहे होंगे। चैप्टर 10, मोटिवेशन से आगे, पहचान और उद्देश्य। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन वो मोटिवेशन कुछ घंटों या कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है? जैसे कोई जोश आया और फिर बिना कुछ कहे चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने अंदर दिया जलाया हो और हवा ने उसे बुझा दिया हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें सक्सेस पाने के लिए बस मोटिवेशन चाहिए, इसलिए वे YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, Instagram पर इंस्पायरिंग कोट्स शेयर करते हैं और सुबह उठते ही एफर्मेशंस दोहराते हैं। आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, आई एम अनस्टॉपेबल। लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन बना रहता है। काम शुरू करने की एनर्जी आ तो जाती है, पर टिकती नहीं। असल में यही बात हमें समझनी है। मोटिवेशन एक इमोशन है, और हर इमोशन की तरह यह टेम्पररी होता है। जब तक हम केवल मोटिवेशन के भरोसे अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे, हम बार बार खुद से हारते रहेंगे। तो आखिर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आइडेंटिटी और पर्पस, यानी कि हमारी असली पहचान और हमारे जीवन का उद्देश्य। जब कोई इंसान खुद को स्मोकर मानता है, तो चाहे वो जितनी बार भी क्विट करने की कोशिश करे, उसका सबकॉन्शियस कहता है तू तो स्मोकर है, ये सब एक्ट है। लेकिन जब वही इंसान अपनी आइडेंटिटी बदल देता है, मैं अब नॉन स्मोकर हूं, तब वो हर सिगरेट को रिजेक्ट करना सिर्फ एक हैबिट ब्रेकिंग एक्ट नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। ठीक वैसे ही जब हम खुद को केवल एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉई या एक स्ट्रगलिंग पर्सन मानते हैं, तो हम अपने एक्शंस को भी वैसा ही रखते हैं। लेकिन जब हम अपनी पहचान को एलिवेट करते हैं, आई एम अ डिसिप्लिन्ड लर्नर, आई एम अ लीडर इन मेकिंग, आई एम समवन हु टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी, तब हमारी हर एक्शन, हर चॉइस उस पहचान को प्रोटेक्ट करने लगती है। और बात सिर्फ आइडेंटिटी तक सीमित नहीं है। जब आपके पास एक गहरा पर्सनल पर्पस होता है, जब आप जानते हैं कि आप क्यों ये सब कर रहे हैं, तब काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो एक मिशन बन जाता है। सोचिए, एक लड़का अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता है। उसके लिए सुबह जल्दी उठना, जिम जाना, हार्ड वर्क करना, ये सब सैक्रिफाइस नहीं है, ये उसके पर्पस का हिस्सा है। वो ये सब किसी इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपनी माँ की मुस्कान के लिए कर रहा है। पर्पस आपको मीनिंग देता है और आइडेंटिटी आपको डायरेक्शन। मोटिवेशन बस एक पुश देता है, लेकिन आइडेंटिटी और पर्पस मिलकर आपको अनस्टॉपेबल बना देते हैं। अब सोचिए, आप कौन हैं? आपकी असली पहचान क्या है? क्या आप खुद को सिर्फ एक ऑर्डिनरी इंसान मानते हैं, या कोई ऐसा जो हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहा है? क्या आपका कोई ऐसा मिशन है जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं? क्योंकि जब आप उस लेवल की क्लैरिटी पा लेते हैं, जब आपकी पहचान और उद्देश्य एक हो जाते हैं, तब कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई लेजीनेस, कोई एक्सक्यूज आपके रास्ते में नहीं टिकता। यही है वो सीक्रेट जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। मोटिवेशन फेड्स, बट आइडेंटिटी एंड पर्पस, दे बिल्ड योर डेस्टिनी। अब आप तय कीजिए, आप रोज सिर्फ मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, या एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी पहचान और उद्देश्य की ताकत से दुनिया बदल दे। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं आपकी पहचान क्या है और आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है। ऐसे ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई शुरुआत के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रखिए, आप वही बनते हैं जैसा आप खुद को मानते हैं।